स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश इंडिया बोले में। मैं हूं रमेश भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं न्यायालयों में लंबित पड़े मुकदमों को लेकर। करोड़ों मामले ऐसे हैं जो सालों से लंबित पड़े हुए हैं। सवाल यह है कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है। हमारे देश में न्याय का एक सिद्धांत है और वो न्याय का सिद्धांत कहता है कि यह देश सस्ता, सुलभ और जल्द न्याय देने का वादा करता है। लेकिन इस सिद्धांत का क्या मजाक नहीं उड़ रहा है? सवाल अगर कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जजों की कमी है, मानव संसाधन की कमी है, तो सरकारें देती क्यों नहीं? लेकिन लोगों को इंसाफ चाहिए और इस वजह से कई परिवार आज भी सिर्फ इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया बोले में आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगी अमी याग्निक, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे राजीव बब्बर। स्टूडियो में मेरे साथ है प्रियंका रॉय, आप पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च में सीनियर एनालिस्ट हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के लीगल एडिटर सत्य प्रकाश साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरुण मोहन साहब, आप सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, लंबे अरसे से आप इस मुद्दे पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये तस्वीर बदलेगी कैसे, हमारे पास ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है क्या ताकि हम लोगों को जल्द इंसाफ दे सके। और मेरे साथ मेरे युवा साथी जो आज यहां पर मेहमानों से सवाल पूछेंगे कि इस देश में, इस न्याय प्रणाली में जो आमूलचूल परिवर्तन का सपना हम देख रहे हैं, ये कब आएगा। लेकिन सबसे पहले नजर हमारी इस खास रिपोर्ट पर। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। फिल्म दामिनी के जरिए आम आदमी का जो दर्द पर्दे पर फिल्माया गया, उस दर्द से आज हर आम और खास आदमी जूझ रहा है। बात महानगरों की करें या दूर दराज के गाँव की, इंसाफ की आस में लोगों के दिन, महीने और साल गुजरते देखे गए हैं। इंसाफ की उम्मीद में आंखें पथरा जाती हैं, शरीर जवाब दे जाता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। ऐसे मामलों का भी अंबार लगा पड़ा है जिसमें केस लड़ते लड़ते शरीर से प्राण निकल जाते हैं। सरकार भी जुडिशरी सिस्टम की धीमी रफ्तार से चिंतित है। यही वजह है कि फॉरेन जुडिशरी रिफॉर्म की बात पर जोर दिया जा रहा है। हमारी जुडिशरी पावरफुल भी हो, हमारी जुडिशरी परफेक्ट भी हो, हम सशक्त भी हो, हम समर्थ भी हो। और ये आवश्यकता इसलिए है कि सामान्य मानव के लिए ये एक जगह है। कोर्ट कचहरी की लंबी प्रक्रिया की वजह से कई बार फरियादी की आत्महत्या की खबरें भी सामने आई। देखा गया है कि लोग केस लड़ने के लिए अपनी जमीन जायदाद, सोना चांदी सब बेच देते हैं। मुकदमा लड़ते लड़ते लोग कर्ज में डूब जाते हैं। जज साहब बोलते हैं ठीक है, आप उसका कॉपी उनको दे दीजिए, उसका रिप्लाई आने दीजिए, और कुछ। वाई दे शुड बी। मैं ना कोर्ट के अंदर मैं आपको बोलता हूं कि आई सेड देयर विल बी नो सेकेंड हियरिंग इन एनी केस। अगर आपका ग्रीवेंस है, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व इट हियर एंड नाउ और बाय टुमारो। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेकेंड थर्ड हियरिंग। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1 अप्रैल 2015 तक सुप्रीम कोर्ट में 61,081 मामले पेंडिंग थे, जबकि 31 दिसंबर 2014 की रिपोर्ट कहती है कि हाई कोर्ट्स में कुल 41,53,000 मामले लंबित हैं, जिनमें से 7,77,000 केस 10 साल पुराने हैं। निचली अदालतों का भी बुरा हाल है। इनमें पेंडिंग केसों की संख्या 2,64,00,000 है। 20,40,000 केस तो 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। Our judicial system is under strain today due to 3 crore cases pending across the courts in the country. Increasing the number of courts and judges at all levels is the first step towards achieving timely delivery of justice. अदालतों में पेंडिंग पड़े मुकदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चिंता जता चुका है। 5 सितंबर 2014 को कोर्ट ने निचली अदालतों के जजों और मजिस्ट्रेटों को आदेश दिया, जज और मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली जेलों का दौरा शुरू करें और आरोपित अपराध की आधी सजा काट चुके विचाराधीन कैदियों की पहचान करें। इन आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 436A के प्रावधानों के तहत रिहा किया जाए, बशर्त है उस विचाराधीन कैदी पर मौत की सजा दिए जाने वाले किसी अपराध का आरोप नहीं होना चाहिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सुस्त कानूनी प्रक्रिया की वजह से जेलों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। जेल में सजायाफ्ता कैदियों से ज्यादा विचाराधीन कैदी बंद हैं। देश की जेलों में बंद कुल कैदियों की संख्या 4,11,992 है। इनमें 2,78,508 विचाराधीन कैदी हैं।
यानी जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की तादाद 63% से ज्यादा है। विचाराधीन कैदी वो होते हैं जिन पर अपराध का मामला चल रहा है, लेकिन बिना फैसले आए ही वो जेल में बंद हैं। टीम न्यूज नेशन। तो ये है तस्वीर, और कितने बड़े पैमाने पे लोग प्रभावित हैं इन लंबित पड़े मुकदमों को लेकर। इसकी चिंता किसी को नहीं। अगर होती तो शायद हम बार बार हर विधि मंत्री से यही नहीं सुन रहे होते कि साहब पेंडिंग पड़े मामले जो हैं ये बहुत मुश्किल में डाल रहे हैं लोगों को, हमें ये तस्वीर बदलनी होगी। प्रशांत भूषण साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, ये तस्वीर हम बदल क्यों नहीं पा रहे हैं सर? देखिए, न्यायिक सुधार होने से अगर न्यायपालिका ठीक से काम करने लगे तो न्यायपालिका का एक ये कर्तव्य और दायित्व होता है कि कार्यपालिका को और विधायिका को चेक में रखे। जी। तो जाहिर है कि सरकारें नहीं चाहती कि न्यायपालिका मजबूत हो, सुदृढ़ हो, और जिससे कि उन्हीं के ऊपर चेक और बढ़ेगा। अगर न्यायिक सुधार करने हैं तो सबसे पहले तो ये सुधार करना पड़ेगा कि जो कोर्ट्स के जो प्रोसीजर्स हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इसको सिंप्लीफाई करना होगा जिससे आम आदमी बगैर वकील के कोर्ट में प्रवेश कर सके। आज तो 80% लोग इस देश के न्यायपालिका जा ही नहीं सकते क्योंकि वो वकील का पैसा उनके पास नहीं है, वकील को देने का पैसा। अरुण मोहन साहब, आप मुझे बताइए कि हम लोगों को कब न्याय देंगे? साहब, हमारा जो न्याय का सिद्धांत है वो देश कम से कम उसका तो पालन करे। न्याय के कई पहलू और कई रूप हैं, लेकिन जब उसमें इतनी देरी लग जाती है तो वो न्याय नहीं रहता। इस विषय पे हम पिछले 16 साल से सारा समय अपना लगा रहे हैं कि हमारे भारतवासियों को किस तरह से न्याय मिल सके, सस्ते कॉस्ट पे इफेक्टिव और टाइमली जस्टिस। हमारी रिसर्च ये कहती है, ठीक है, हमें कुछ कोर्ट्स भी और चाहिए, कोर्ट्स का एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए, लेकिन 3-4 चीजें हम रखते हैं। सबसे पहले तो हमारे कोर्ट में जो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो होना चाहिए। उससे क्या रहेगा कि चाहे पार्टी है, चाहे वकील साहब हैं, चाहे जज साहब हैं या विटनेस है, उसका बिहेवियर सारा रिकॉर्ड हो रहा है। आज इतनी लो कॉस्ट पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है और उसकी कॉस्ट कुछ नहीं होगी, और जितना वो टाइम वेस्ट होता है कोर्ट में वो सारा बचेगा। नंबर 2, कोर्ट में जो भी पार्टी जाती है वो अगर वो सच नहीं बोलती, सच से पूरा झूठ, आधा झूठ, पौना झूठ बोलती है, उसके ऊपर कोई पनिशमेंट, कोई पेनल्टी नहीं है। ठीक है, पर्जरी के कुछ केस हो जाते हैं, लेकिन जहां 1 लाख पर्जरी हो रही है और एक केस हो गया, वो पनिशमेंट नहीं है। चलिए, ये 2 बिंदु मैं यहां पर रख रहा हूं, उसके बाद बाकी के बिंदुओं पे बात करेंगे। जस्टिस बीए खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जस्टिस बीए खान, हम चाहते हैं, हमारी सरकारें कहती हैं, सार्वजनिक मंचों से कहती है कि साहब हम आपको दरवाजे पे न्याय देना चाहते हैं। दरवाजा तो साहब दूर है, आप साल दर साल, साल दर साल, वो सिर्फ आपका दरवाजा खटखटाने में ही रह जाता है और इसे इंसाफ नहीं मिलता। देखिए, हमारे पास इस वक्त 2-4 बीमारियां हैं इसमें। सबसे पहली बीमारी जो मैं समझता हूं और तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं कि एक तो हमारे जज साहिबान का जो अप्रोच है वो सरकारी अफसरों वाला है जी। इसका ये मतलब है कि हमारे यहाँ अक्सर जुडिशियल अप्रोच नहीं है और एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, और उसका नतीजा ये है कि तारीख पे तारीख आप देते जा रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि आपके पास जो केस है इसको कैसे रिजॉल्व करें, इसको कैसे खत्म करें। 2 पार्टियों का एक डिस्प्यूट है, उसको खत्म करने में क्या आपत्ति है साहब। दूसरी बीमारी यह है कि हमारे कोर्ट में कोई मैनेजमेंट ही नहीं है जी। ये फ्री फॉर ऑल है। आपको मैं पहले समझाऊं कि हमारे हाई कोर्टों में मैनेज करता है एक जुडिशियल ऑफिसर, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार। और रजिस्ट्रार का कोई मैनेजमेंट नॉलेज नहीं है, कोई मैनेजमेंट तरीका है ही नहीं। वो कौन केस कब कोर्ट में डालता है, क्या डालता है, कैसे डालता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है जी। हमने कई बार ये सजेस्ट किया था कि भाई इसमें रजिस्ट्रार एक जुडिशियल ऑफिसर है, उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एक्सपीरियंस नहीं है, एक मैनेजमेंट
एक्सपर्ट को आप हाईकोर्टों में बिठा के जस्टिस बी.ए. खान, आपने ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु रखा है कि आपको एक वेल मैनेज तरीके से अपनी जुडिशरी को, अपने कोर्ट्स को चलाना होगा। हमारी जो छोटी वाली न्यायपालिका है जी, मैं छोटी न्यायपालिका में भी आता हूं। सत्यप्रकाश साहब, बहुत संक्षेप में आप मुझे बताइए कि एक विधि मंत्री कहता है लोकसभा में, सबके सामने बयान देता है, पूरे देश के सामने, हम 2014 में ऐसा कर देंगे, और कुछ भी नहीं होता। पहले के भी कई विधि मंत्री इस तरह का बयान दे चुके हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी की बात जो है मोइली साहब कर चुके हैं, उसके बाद और अभी करंट लॉ मिनिस्टर भी कर रहे हैं। वो भी कह चुके हैं कि सरकार सबसे बड़ा लिटिगेंट है और उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी की सरकार भी यही कर रही है। जो दिक्कत कहाँ पे है, वो दिक्कत ये है कि जो सबसे पहले तो कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं। दूसरा ये है कि दृष्टि के बाद पॉलिटिकल विल की बात आती है, तो ये पॉलिटिकल विल और विजन दोनों ही नहीं है। इसके कारण क्या हो रहा है कि हर बार नया मंत्री जो भी आता है, पुराने मंत्री वाला ही वाली फाइल निकाल के और उसी तरह के बयानात जारी करता है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि आपको जो नंबर ऑफ केसेस हैं और जो नंबर ऑफ जजेस हैं, इसमें इतना बड़ा मिसमैच है कि कोई भी मंत्री हो, कोई भी जज हो, इसको कभी भी नहीं सुलझाया जा सकता जब तक जजेस की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी कि कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रियंका, आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार मदद नहीं कर रही है आपको, इकोनॉमिकली सरकार पीछे से मदद नहीं कर रही, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको क्या दिक्कतें हैं कि हम ये केसेस को नहीं निपटा पा रहे? बात एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की है। ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि लाइफ स्पैन ऑफ लिटिगेशन जो है, जब से केस इंस्टीट्यूट होता है जब तक वो डिस्पोजल होता है, वो इतना वक्त क्यों ले रहा है और उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे सत्यप्रकाश जी ने कहा था कि अगर गवर्नमेंट ही 30 या 40% केसेस कोर्ट में ला रही है तो वो कम कैसे की जाए। एक और चीज ये है कि हम जजेस वैकेंसी की बात करते हैं, लेकिन कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बात नहीं होती कि केसेस हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ कोर्ट्स जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत सारी पीसेज ऑफ द पजल है जिन्हें हमें एड्रेस करना चाहिए अगर हम पेंडेंसी, बिल्कुल पेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं। हम जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। इंडिया बोले में चर्चा लगातार जारी है। एक जो सड़क सबसे बड़ा मुद्दा चर्चा में आता है कि सरकार आर्थिक मदद कोर्ट्स को नहीं कर रही है, यानी जो फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार को करना चाहिए वो नहीं होता। ये आंकड़ों से भी साबित होता है। मसलन आप 10th 5 ईयर प्लान की बात करें, जुडिशरी को केवल 700 करोड़ आवंटित किया गया। आप सोचिए कि इस देश में क्या हो रहा है। 11th 5 ईयर प्लान में ये 1470 करोड़ पहुंच जाता है। सवाल यह है कि जब फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएगा जुडिशियल सिस्टम में। लेकिन इन सब के बीच में अमी याग्निक जी हमारे साथ है कांग्रेस से। अमी याग्निक जी, आप मुझे बताइए कि आप लोग कानून पे कानून पारित कर देते हैं, आप कभी सोचते हैं कि साहब प्रेजेंट जुडिशरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, कानून की आवश्यकता, नए कानून की आवश्यकता तो होती ही है। जैसे हम आगे बढ़ते, टेक्नोलॉजी, साइंस सारे बढ़ते, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते, चिल्ड्रन की बात करते, नए कमर्शियल लॉस की बात करते या टैक्स की बात करते, नए कानून की आवश्यकता तो है। पर उसके लिए आप ऐसा ना कह सकते हो कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन जागृति इतनी हो गई है कि पब्लिक भी लिटिजियस हो गई है। इंडिया की पब्लिक लिटिगेशन में आगे है, काफी आगे है। हाँ, ये बात सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पीछे रह गए। जजेस अपॉइंटमेंट में भी काफी कम जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, तो बैकलॉग तो बढ़ेगा। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि प्रोसीजर्स इतने लंबे हैं कि अगर आप नीचे की कोर्ट में हार जाते हो तो कोई ना कोई पार्टी तो आगे जाती है, हाई कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, बैक एंड फोर्थ बहुत लिटिगेशन होता है, मल्टीप्लिसिटी भी हो जाती है, तो इसकी वजह से बैकलॉग तो बढ़ता ही जाता है। तो इसके लिए हमें मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, आप जैसे प्रियंका जी ने बताया, वो बहुत जरूरी है कि प्रोसीजर्स भी कम करने, तो उसमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, सबसे ज्यादा पेंडिंग केसेस उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में 242 फास्ट ट्रैक कोर्ट अप्रूव्ड हैं, लेकिन फंक्शनल हैं 80। तो आप सोचिए कि इस देश में हो क्या रहा है। तो पेंडिंग केसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एक रिपोर्ट पे नजर डालते हैं कि सरकार क्या कदम उठा रही है, उसके बाद हमारे साथी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और अपने मेहमानों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
हम न्यायपालिका को बार बार पूछते तो है कि भाई पेंडेंसी क्यों है, लेकिन कोई तो सोचो कि बिजली तक अगर मुहैया नहीं है तो फिर वो कोर्ट कितने घंटे चलेगी, कितने दिन चलेगी, न्याय प्रक्रिया बढ़ेगी कैसे? हम जितना जल्दी टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारी न्यायिक व्यवस्थाओं में लाएंगे, हमारी सुविधा बहुत बढ़ेगी, हमारी क्वालिटेटिव चेंज आएगा हमारे काम में। जुडिशरी सिस्टम में कहां कमी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बखूबी पता है। यही वजह है कि मोदी जुडिशरी सिस्टम को आधुनिक बनाने पर जोर दे रहे हैं। इसके तहत सरकार ने पूरे देश में अदालतों और जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। अलग अलग तरह के मामले एक तय सीमा में निपटे, इस पर भी विचार चल रहा है। अदालतों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र ने फंड बढ़ाया है। 13,000 कोर्ट्स को ई कोर्ट में तब्दील किया गया है। देश में 500 कोर्ट रूम का कंस्ट्रक्शन पूरा होने वाला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट को तरजीह देने की बात कही गई है। ट्रिब्यूनल की संख्या कम की जाएगी। सरकार ने लोक अदालतों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। मोदी सरकार ने 700 कानूनों को खत्म किया है और 1700 कानून खत्म करने की योजना है। जुडिशियल में पहली फास्ट डिस्पोजल के लिए एक सिस्टम बनाना है और ई फाइलिंग के लिए प्रोसेस करना है, क्योंकि फाइलिंग में डिले हो रहा है, पोस्टिंग्स में डिले हो रहा है। इसलिए ई फाइलिंग कर सकते हैं तो थोड़ा जल्दी और आसान से फाइलिंग हो जाएगा और जल्दी बेंच का सामने आ जाएगा। और तीसरा बात यह है कि शॉर्ट डेट्स देना पड़ेगा, टाइम बाउंडिंग रहना पड़ेगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को भी सरकार जुडिशरी रिफॉर्म के लिए बड़ा कदम बता रही है। पिछले साल राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति बिल को संसद से पास किया गया था, जिसके तहत कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म कर जजों की नियुक्ति के लिए एक 6 सदस्य आयोग का गठन किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, 2 सीनियर जज, 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति और कानून मंत्री को रखा गया है। 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता करेंगे। हालांकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लेकर अभी विवाद चल रहा है। 23 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले में आखिरी फैसला नहीं हो जाता, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जजों की नियुक्ति नहीं करेगा। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य संविधान पीठ कर रही है। टीम न्यूज नेशन। तो कई तरह की कोशिशें हुई है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इवनिंग कोर्ट है, यहां तक कि ग्राम न्यायालय है, मोबाइल कोर्ट है, अब ई कोर्ट्स की बात हो रही है। इस तरह के कई काम किए गए हैं, लेकिन ये नाकाफी है जिस बड़े पैमाने पे पेंडिंग केसेस हैं। हमारे कुछ साथी सवाल पूछना चाहते हैं। जी, मेरा प्रश्न जज साहब से है कि अभी देश में 3 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन और इसकी चिंता सब जज को भी है, लेकिन जैसे ही छुट्टियां आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है और अंग्रेजों के टाइम की लंबी लंबी छुट्टियां, क्यों? चलिए, तो आप ये कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं जज साहब, आप जवाब दीजिएगा प्लीज। हमने देखा कि कितने सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग हैं एंड हाउ मेनी इनोसेंट पीपल आर देयर इन द जेल। आर वी लुकिंग एट द ह्यूमन राइट्स वायलेशन दैट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम दे स्टे? बिल्कुल, जो लोग जेल में बंद है लंबे समय से, वो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। सर, यूएस में पर मिलियन पॉपुलेशन पे 107 जज है, यूके में 90 जज है, ऑस्ट्रेलिया में 60-70 है वो जज है, अपने देश में सिर्फ 10 से 12 जज है पर मिलियन पॉपुलेशन पे। तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले न्यायिक सुधार के लिए हमें जजों की संख्या में तुरंत से वृद्धि करनी पड़ेगी? आप कह रहे जजेस की संख्या बढ़ानी चाहिए, आप में तो कुछ कहना चाहते हैं? देश में फरियादी से ज्यादा अपराधी को न्याय प्रणाली में ज्यादा विश्वास है। चलिए, क्यों उन्हें लगता है कि लंबा चलेगा हमारा पूरा मामला? एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि इसका असर कहां पड़ रहा है। जो लोग जेल में बंद हैं, उनमें सजा याफ्ता कैदी की अगर हम बात करें, विचाराधीन कैदियों की संख्या या प्रतिशत जो है वो 67-68% पहुंच गया है। तो आप सोचिए कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्या, हमारे जो मेहमान हैं हम उससे समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इन पेंडिंग केसेस को आज के दिन में फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। एक विडंबना जो मैं यहां पर रखूंगा, आप सोचिए एक राजनेता जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, हीनियस क्राइम के चार्जेस हैं, वो 20-20 साल तक हमारे देश में मंत्री कर हम पर राज करता है, क्योंकि हमारी जुडिशियल सिस्टम में 20 साल 25 साल किसी केस को लग जाते हैं तो हमारे ऊपर राज करता है। ये विडंबना इस सबसे बड़े देश के लोकतंत्र की, इसे हमें बदलना नहीं है। हम जल्द हाजिर होते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप कहीं मत जाइए।
देश को न्यायिक सुधार की जरूरत है। सवाल यह है, ये सुधार करेगा कौन? सरकारें कहती हैं वो सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हर बार यही देखने को मिलता है कि आम आदमी कोर्ट के चक्कर लगाते रहता है, उसे इंसाफ समय से नहीं मिल पाता। अरुण मोहन साहब, हम ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म की बात करते हैं। हमने कहा हमारे पास कोर्ट्स भी हैं, जजेस भी हमें भर्ती करने हैं, हमें पैसा भी ज्यादा खर्च करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है। आपके रिसर्च में आया कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा हम दे रहे हैं क्या वो खर्च कर पा रहे हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है क्या हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं? देखिए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है जितनी हो सकती है। सेकंड, जो दो पार्टी है कोर्ट में, उनमें से एक इस अपने माइंड में सारे टाइम ये सोचता है कि किस तरह से मैं ये रिसोर्स वेस्ट करूं, इसको डिले करूं, ताकि दूसरी पार्टी थक के मेरे आगे सरेंडर कर जाए जी। और उसके इस गलत काम का कोई उसके ऊपर पेनल्टी नहीं पड़ती, उल्टा उसको फायदा होता है। लिहाजा नए केस पैदा होते हैं और जो केस है एक साइज का वो और भारी होता जाता है। तो हम तय नहीं कर सकते एक टाइम बाउंड समय में हम एक केस को निपटाएं? टाइम बाउंड जब ही होगा जब जिसने कोर्ट के आगे झूठ बोला, गलत बोला, उसके ऊपर उसका एक पेनल्टी लगे, और जितना टाइम उसने कोर्ट का व्यर्थ किया उसके ऊपर एक उसको वो भी भरना पड़े कोर्ट के अंदर, तभी ये एटीट्यूड पलटेगा। आज ज्यादातर वेस्ट जा रहा है। सत्यप्रकाश, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने सार्वजनिक मंचों में कहा, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधि जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं 2 साल में फैसला आना चाहिए ताकि हम उन्हें ढोने के लिए मजबूर ना हो। आप मुझे बताइए, आप तो लगातार इन खबरों को कवर करते रहते हैं, उसमें हम कितना आगे बढ़े? देखिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश जारी किए हैं कि इसको जल्दी करना चाहिए, लेकिन आप कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे जल्दी चला के उसका फैसला जल्दी करके आप समझते हैं कि पूरी व्यवस्था सुधार लेंगे, वो ये नहीं हो सकता है। 2-3 जो मुख्य काम है जो करने हैं, वो एक तो ये है कि आपको जजेस की संख्या बढ़ानी होगी, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप कितना भी कुछ कर लें, अगर करोड़ों की संख्या में मामले लंबित हैं और आपके पास हजारों की संख्या में जज हैं, और आप ही ने जैसा कि बताया कि विदेशों में, पश्चिमी देशों में 10 लाख की आबादी पर 150 के लगभग जज हैं, और 100 से ज्यादा तो अधिकांश देशों में है। हमारे यहाँ 10 से 13 के बीच इस तरह की संख्या 13 जजेस हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 15 हो गए होंगे, थोड़ा बढ़ाए होंगे। इसको 75 तक करने की जरूरत है, नहीं तो ये सारा आपको आश्चर्य होगा। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बहुत पहले कहा गया कि 50 की संख्या होने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सन 2000 में ये कहा, सन 2002 में ये कहा कि ये संख्या 50 होनी ही चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों अभी इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट कौन नहीं, मैं आपको जवाब दूं। अगर आप ये सवाल भूल से भी सरकार से पूछ लें, साहब आप पेंडिंग केसेस में क्या कर रहे हैं, मैं प्रियंका आपसे जवाब चाहूंगा। सरकार जवाब क्या देती है? हमने हाई कोर्ट के जजेस को लिख दिया कि साहब आप जल्दी निपटारे के लिए काम करें। साहब स्टेट गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं है। कम से कम 14 ऐसी स्टेट गवर्नमेंट हैं जिन्होंने अपने टोटल बजट का 1% एलोकेट किया और वो भी खर्च नहीं हो रहा है। तो आप कैसे इन लोगों को समय से न्याय दे पाएंगे? प्रियंका जी, एक बात मैं पहले कहना चाहती हूँ कि जब हम 3.2 करोड़ की बात करते हैं तो उसमें से हमें याद रखनी चाहिए कि 85% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है। तो जब हम बात करते हैं, जब पब्लिक डिस्कोर्स में इसकी बात होती है तो ज्यादातर फोकस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में थोड़ा कम फोकस होता है। तो जब हम अपना पॉलिसीज बनाते हैं तो हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे ज्यादा जो पेंडेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होता है जी। दूसरी बात ये है कि सत्यप्रकाश जी ने इसकी अभी अभी जिक्र किया था कि 2011 सुप्रीम कोर्ट का एक टास्क फोर्स रिपोर्ट आया था। उसमें एक इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन ये थी कि जब हम लेजिस्लेशन पास करते हैं, जब बिल पास होता है, तो लेजिस्लेचर को ये भी सोचना चाहिए कि इससे लिटिगेशन क्या बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो कैसे। इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी बनाने की बात उसने कही। जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी, उन्होंने ये भी रेकमेंड किया था कि हर एक सेंटर पे और स्टेट पे एक जुडिशियल इम्पैक्ट ऑफिस हो जो रेगुलरली ये देखे कि हर एक नए लेजिस्लेशन का क्या इम्पैक्ट होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उसके बाद एक रिपोर्ट हमें दिखानी है। हमने चेक बाउंस को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डाल के उसे नॉन अवेलेबल बनाया
और बाढ़ आ गई इन केसेस की, और केसेस निपटाने के आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। यानी हमारी सरकारों को सोचना होगा। ये एक ज्वलंत उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है इस देश के सामने। एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाने चाह रहे हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे कि जब न्याय समय से नहीं मिल पाता तो जेलों के हालात क्या है, क्योंकि ये सिर्फ सिस्टम से जुड़ी बात नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी मुश्किल पैदा कर रहा है जो सालों से जेलों में बंद हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। 10 अगस्त 2014 ये वो तारीख है जब जस्टिस मार्कंडे काटजू ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होने का दावा किया था। जस्टिस काटजू ने अपने ब्लॉग में लिखा था, मद्रास हाईकोर्ट के एक जज ने गलत फैसले दिए, बावजूद इसके उन्हें स्थायी कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 जज भ्रष्टाचार में डूबे थे, जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। आईबी इंक्वायरी हुई, उसमें पाया गया कि सही है, ये करप्शन कर रहे हैं। तब उसके बाद वो 2 साल के लिए एडिशनल जज हुए थे, परमानेंट जज नहीं थे, तो उनको फिर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था जब एडवर्स आईबी रिपोर्ट आ गई। मगर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसके बाद भी जस्टिस लाहौटी ने उसको 1 साल और एडिशनल जज का दे दिया। काटजू ही नहीं, देश के पूर्व चीफ जस्टिस RM लोढ़ा ने भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर चिंता जताई। It's very difficult to identify a person who's honest or corrupt in the initial stage, unless you have a total background of the person concerned. It is true that there is police verification before an appointment of a judge, but these are normally for the sake of statistics only. As and when a person is appointed to the judiciary, his work should be very carefully scrutinized. प्रधानमंत्री मोदी ने सभी हाई कोर्ट के जजों का एक सेमिनार बुलाया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा, आम आदमी को न्यायपालिका पर भरोसा है। ऐसे में अदालतों की जिम्मेदारी है कि सम्मान को बनाए रखें। हम सरकार बनाने वाले लोग एक गलती करेंगे तो गलती ठीक करने की जगह है, और वो जगह आप है। लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो फिर तो इसके से सिवा कुछ नहीं बचा। अदालत के फैसले न सिर्फ आम आदमी पर असर डालते हैं, बल्कि सरकारें भी इससे प्रभावित होती हैं। यही वजह है कि सरकार जुडिशरी रिफॉर्म के जरिए न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार की संभावना को कम करना चाहती है। न्यूज़ नेशन। कुछ और हमारे साथी इस मुद्दे पर सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि लोगों को जल्द न्याय मिले, लोगों को उनकी मुश्किलों का समाधान चाहिए। उनका विश्वास आज भी न्यायपालिका में है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो विश्वास टूटने लगेगा। आप कुछ पूछना चाहती हैं? मैम, जो कोर्ट्स का अपॉइंटिंग प्रोसेस है वो कितना सही है, क्या उसमें कुछ सुधार की जरूरत है? और भी हमारे कई मित्र यहाँ पर। जी, आप। जैसे कि हमने देखा कि आगे जो केसेस का अमाउंट है वो बढ़ता रहेगा, और कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे इंस्टीट्यूट फॉर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल, जो केस को बनने नहीं देते और दोनों पार्टीज के बीच में नेगोशिएशन और आर्बिट्रेशन के थ्रू केस को वहीं सुलझा देते हैं। तो गवर्नमेंट इस विजन के साथ क्यों नहीं काम कर रही कि आगे भी बर्डन को कम करना है? जी सर, मेरा सवाल जज साहब से है। ये पारदर्शिता की बात करते हैं सभी। अभी 12 साल किसी सेलिब्रिटी के ऊपर केस चलता है। हाल ही में एक केस का फैसला आया था, 12 साल तक केस चलता है, उसके ऊपर 12 साल में 12 मिनट के अंदर उसकी जमानत भी हो जाती है, और अपराध होने के बाद भी। चलिए, तो ये कई तरह के सवाल यहाँ पर मौजूद हैं। हम कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, लेकिन हम हमारे सारे मेहमानों से चाहेंगे कि इसका हमारे पास समाधान क्या है। आने वाले समय में इस देश में इस तस्वीर को बदलने के लिए हमारे पास किस तरह का ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए, या जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। हम जल्द हासिल करते हैं। बोले में आज हम चर्चा कर रहे हैं जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर, और अगर आपको एक और हम आंकड़ा रखते हैं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि सरकार कहती है लेकिन करती कितना है। 2014-15 में आपने जुडिशियल सिस्टम के लिए केवल 550 करोड़ रखे, लेकिन आपने पुलिस को 25,000 करोड़ से ज्यादा दिए। माफ कीजिएगा, 2,500 करोड़ से ज्यादा दिए। तो जब आप पुलिस को इतना पैसा दे रहे हैं तो आपको जुडिशरी को देने में क्या दिक्कत है? लेकिन इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट किस क्षेत्र में पड़ रहा है, यह देखने की जरूरत है। मसलन छत्तीसगढ़ राज्य का आप उदाहरण लीजिए। छत्तीसगढ़ में कैदियों को रखने की क्षमता जो है
वो 6070 कैदियों को आप रख सकते हैं। ये मैक्सिमम क्षमता छत्तीसगढ़ की जेलों में है, लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक वहां 15,840 कैदी बंद हैं। आप सोचिए किस तरह का असर पड़ रहा है समय से इंसाफ ना मिलने के चलते। इन सब के बीच में अरुण मोहन साहब, अब सवाल ये आता है कि हमारे पास समाधान क्या? हमने इवनिंग कोर्ट्स की बात कर ली, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर ली, हमने कहा कि हमने ग्राम न्यायालय खड़े कर दिए, ई कोर्ट्स की बात हो रही है। इसके अलावा और क्या हम कर सकते? देखिए, इसके अंदर मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। प्रोसीजरल लॉ करना है सही, उसमें जो वेस्टेज है उसको बचाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, मॉर्निंग इवनिंग कोर्ट्स भी चलाने हैं ताकि उस इंफ्रास्ट्रक्चर का डबल यूज हो सके, और कई काम करने हैं। लेकिन ये कॉन्सर्टेड एफर्ट चाहिए और हो सकता है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, अगर करना चाहें तो हो सकता है। एक सुझाव मैं आपसे चाहता हूं कि जो हमें लागू करना चाहिए। सबसे पहले तो कोर्ट्स के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, और नंबर 2 कि जो कोर्ट का टाइम वेस्ट करे उसके ऊपर दंड। अभी याग्निक जी, आप मुझे बताइए, आप क्या मांगती है? आपकी सरकार ने मिशन मोड में जो काम करने की बात कही थी उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है हमें किस तरह के बदलाव की जरूरत है जो बिना देरी किए आज हमें गंभीरता के साथ लागू करने चाहिए? पहली बात तो जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है उसके लिए एक जस्टिस मल्लिमत साहब का रिपोर्ट आया था, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति, अब जेल की बात आपने बताई तो कितने लोग, कितने कैदी है, तो उसका जोड़ होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से, उसका होता है पुलिस ऑफिसर्स के साथ, तो उनका इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड होना चाहिए। वो बार बार मुदत लेते हैं रिपोर्ट देने के लिए, उसकी वजह से वो विटनेसेस के आगे भी जो एविडेंस रिकॉर्ड होता है, एविडेंस लेना चाहते, वो सारी प्रोसीजर में थोड़ी कटौती होनी चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। और जो मल्टीप्लिसिटी है कि एक व्यक्ति है जो हार जाता है वो आगे जाता है, अगर वहां जीतता है तो वो दूसरी पार्टी आगे जाती है, तो जो अपील पे अपील भी होती है उसका भी एक रिफॉर्म्स लाना चाहिए प्रोसीजर्स में, टाइम बाउंड होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अप्रूवल तो पिछली सरकार ने दे दी थी ज्यादा जजेस लाने के लिए, पर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि हर नोटिस बजे, क्योंकि नोटिस बचती नहीं है, इसकी वजह से निलंबित हो जाते सारे मुकदमे, और एक के बाद वो स्टे पड़ा रहता है, स्टे परमानेंट हो जाता है, 8 साल के बदले 10 साल तक स्टे चलता है। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है। मैकेनिज्म की जरूरत है, एस्पेक्ट में थोड़ी कंट्रोल आ जाएगी, बब्बर साहब, फर्क आ जाएगा। आपकी सरकार क्या सोच रही है? अगले 4 साल तो आप ही को काम करना है। देखिए, जो बात कही बिल्कुल ठीक कही, और अभी जो डिजिटलाइजेशन की बात हो रही थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 30 साल में लगभग 10 लाख किलोमीटर फाइबर ऑप्टिकल इस देश में डला, लेकिन हमारी सरकार 3 साल में 7 लाख किलोमीटर फाइबर ऑप्टिकल डालने जा रही है, ताकि नीचे तक की भी जो कोर्ट्स है, जो जिलों के भी नीचे है, वहां पर भी हम कनेक्टिविटी को ले जा सके। इसलिए जो अभी बात इन्होंने बोली, जो होलिस्टिक काम करने का बात है, वो हमारी सरकार ऑलरेडी कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने भी अभी बताया कि 700 से ज्यादा ऐसे कानून थे जिसको हमने रिपील किया है, और ऐसे 1700 कानून है जिनको हम ठीक करने जा रहे हैं। तो ये सिंप्लिसिटी भी करने की जरूरत है। जैसे अभी प्रशांत भूषण साहब ने भी कहा कि सीआरपीसी को भी करेक्ट करने की जरूरत है। तो ये सारा काम जो है सरकार आगे लेके चल रही है। और अभी जो अपॉइंटमेंट का भी सिस्टम, मेरे अभी एक श्रोता ने पूछा, उसको भी सरकार ने अपनी तरफ से लोकसभा में, राज्यसभा में पास करके भेज दिया है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसका भी सोल्यूशन जो है वो जल्दी आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं इस तरफ। ये बात बिल्कुल सही है कि जुडिशरी रिफॉर्म में बहुत एग्रेसिवली काम करने की जरूरत है, और मुझे लगता है हमारी सरकार बहुत केयरफुली इसमें काम कर रही है, क्योंकि ये भी समझना पड़ेगा कि जब हम जुडिशरी रिफॉर्म की बात करते हैं तो ये किसी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री या आईटी मिनिस्ट्री की तरह नहीं है। इसमें हमें पूरी तरीके से जुडिशरी के भी सारे जो उनके भी आयाम हैं उनको भी साथ लेकर चलना है, और जो जजेस की भी एक अपनी एक्सपीरियंस और उनका भी जो काम करने का तरीका है उनको भी साथ में मर्ज करना है, और फिर हमें आगे बिल्कुल चलना है। तो उस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है। अब ये सवाल है, आप ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट में फोकस करते हैं, लेकिन हमें ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट में फोकस करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट कितने ज्यादा गंभीर है, कौन सा राज्य कितने गंभीर है? मेरे पास राज्यों की पूरी एक लिस्ट है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस राज्य ने कितना पैसा दिया, कितना खर्च हुआ। ये एक अलग बात है, लेकिन राज्यों को भी गंभीरता से लेना होगा इस इशू को। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक कोऑर्डिनेटेड वे में ही आप इस समस्या का निदान ढूंढ सकते हैं।
देखिए, उस फ्रंट पे जो मूल समस्या है वो ये है कि ये ऐसा मुद्दा नहीं है न्यायिक सुधार का जिसपे किसी भी राजनीतिक दल को वोट मिल सकता हो। आप देखेंगे कि हर किसी मुद्दे पे, छोटे से छोटे मुद्दे पे अगर उनको लगता है कि इस पे वोट मिल सकता है तो लोग सड़क पे आ जाएंगे, ये राजनीतिक दल सड़क पे आ जाते हैं। लेकिन न्यायिक सुधार का मामला ऐसा है, मेरे साथी जो कह रहे हैं, उनको लगता है कि इस पे वोट नहीं मिलेगा। आज तक मैंने नहीं देखा, बहुत रेयर होगा कि किसी के चुनाव घोषणा पत्र में किसी भी राजनीतिक दल का कहीं अगर मिलेगा भी तो एक या दो सेंटेंस। आपकी बात का बब्बर साहब जवाब देना चाहते हैं। बब्बर साहब, देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल पॉलिटिकली ईमानदारी से ये कहना चाहता हूं कि आज जुडिशली रिफॉर्म की सिचुएशन ये है कि जैसे आपने जो आंकड़े दिए, आपने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है और लगभग 25 करोड़ ऐसे लोग हो सकते हैं या 15 से 20 करोड़ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका कहीं ना कहीं इनसे कनेक्शन है। तो मैं ये समझता हूं जो पॉलिटिकली बात ये कह रहे हैं, आज सरकार इसमें जब परफॉर्म करके दिखाएगी तो पॉलिटिकल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा देश से मिलेगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये नजरिया जो है कि सरकार के लिए किसको या पॉलिटिकल है, बब्बर साहब आप पॉलिटिकली गेन करिए, लेकिन काम तो करिए। मैं इसलिए नहीं, लोगों को इंसाफ तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हमें उससे कोई मतलब नहीं, आप पॉलिटिकली गेन करिए। सत्य प्रकाश, आप कंप्लीट करिए। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूं कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप ये हम इसको नीचे तक ले जाना चाह रहे हैं और उस पर काम होना शुरू हुआ है। ओके, आप मार्केटिंग करिएगा इसकी भी, इसको किससे क्या दिक्कत हो सकती है? लोगों के लिए ये इंडिविजुअली लोग केस लड़ रहे हैं, उनके लिए वो इस तरह का मुद्दा नहीं है, कोई इमोटिव मुद्दा नहीं है जिसको लेके लोग सड़क पे आ सके। और जिसको यहाँ लोगों ने अपनी जमीन, घर बार, महिला की ज्वेलरी सब कुछ बेच दी है। इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है ना, कोई ग्रुप लेवल पे ये सारे लिटिगेंट कोई एक वोट बैंक नहीं हो सकते हैं। और यहाँ समस्या है, अगर ये लिटिगेंट वोट बैंक होते तो भाजपा, जनता दल, यू, कांग्रेस, सारे राजनीतिक दल उनके पीछे भागते। इनका कोई वोट बैंक नहीं है और यही मूल समस्या है। अगर ये वोट बैंक होता तो शायद इस समस्या का अब तक समाधान हो चुका। ओके, प्रियंका जी, सॉल्यूशन के लिहाज से आपको क्या लगता है, कोई 3-4 स्टेप्स हम क्या उठा सकते हैं? अगर जल्दी 3-4 पॉइंट करने हो, एक तो यह है कि जैसे कि सबने कहा है, लिटिगेशन के लिए एक टाइम फ्रेम सेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं, ये नहीं कि जजेस के डिसीजन के क्वालिटी में कोई कमी आए, लेकिन केस के मुताबिक, जैसे कि अगर कोई पेटी चेक बाउंस केस हो या एक बहुत ही सीरियस क्रिमिनल मैटर हो, दोनों का टाइम फ्रेम एक ही नहीं हो सकता, लेकिन तो केस के हिसाब से एक टाइम फ्रेम सेट करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक और काफी सारे आई थिंक 2 बार एक प्रस्ताव आया था कि जजेस के एज लिमिट को बढ़ाया जाए, दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक्सपर्ट बॉडीज कह रही है कि ये एक तरीका हो सकता है जजेस वैकेंसी के इशू को एड्रेस करने के लिए। तीसरी बात यह है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कि हमने अभी देखा था कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स के साथ डील करती है। हमें अभी पता नहीं है कि सेंटर और स्टेट का शेयर कितना होगा उस पैसे देने के लिए। तो ये नेशनल कोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम्स, हमारे लोअर जुडिशरी में जो हम सिर्फ जजेस की बात करते हैं जब हम मैन पावर की बात करते हैं, लेकिन उसके आगे भी सोचना चाहिए। जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, रजिस्ट्रार्स होते हैं, क्लार्क्स होते हैं, इन सब की भी बहुत ज्यादा कमी है। चलिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो कुल मिलाकर हमारे न्याय का सिद्धांत जो है, सस्ता, सुलभ और जल्द न्याय, उसको जमीन पर उतारने के लिए तमाम सरकारों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि इस देश का जनमानस का जो धैर्य का बांध है वो टूट रहा है। वो चाहता है उसे इंसाफ समय से मिले, जल्द मिले, सस्ता मिले, विश्वसनीय इंसाफ मिले। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया बोले में आज के लिए इतना ही।